प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 9 के मेरे प्यारे से बच्चे और छात्र छात्राएं दोनों। स्वागत है आप सभी का। और चैप्टर नंबर को जो 2 शुरू किए थे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ प्योर है कि इम्प्योर है, शुद्ध है कि नहीं, उसके बारे में हो रहा था। लेक्चर नंबर 1 हम कवर किए थे, आज लेक्चर 2 लेकर आए हैं। आज आपका बहुत सारा पर्सन कवर हो जाएगा, शायद एक लेक्चर और आएगा या 2 लेक्चर। आपका 2 लेक्चर में और चैप्टर हम खत्म कर देंगे। उसके बाद से केमिस्ट्री वाला था ना, वो थोड़ा फास्ट चलेगा, थोड़ा बहुत समय ले लिया हूँ, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका संस्कृत, आपके लिए हिंदी में कुछ लेक्चर, आपका मैथमेटिक्स चल रहा है। इतने सारे लेक्चर साथ में चल रहे हैं, तो भाई थोड़ा समय चाहिए कि नहीं चाहिए। दिसंबर तक आपका हम सिलेबस पूरा कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे कि आपका दिसंबर तक खत्म हो जाए, ताकि हम लोग दिसंबर अंत तक थोड़ा कुछ हम लोग क्लास 10 का पर्सन शुरू कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज को इस केमिस्ट्री के क्लास 9 का दूसरे चैप्टर नंबर 2 के दूसरे लेक्चर को। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सर प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ जल्दी से, 2 मिनट का समय लेकर, ताकि आपको चैप्टर में फ्लो बन जाए और पिछले लेक्चर पे थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। और आपने तो जरूर किया होगा, आपको जरूर करना भी चाहिए। नहीं करेंगे समझ में कम आएगा, करके आएंगे बहुत मज़ा आएगा। चलो, यहाँ से था अपना फ्लो चार्ट, और ये दूसरा नोट से तो थोड़ा आपको राइटिंग अलग दिखता होगा, लेकिन कंटेंट सेम है दोनों में। हमने पढ़ा था कि मेरे जो सब्सटेंस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है इम्प्योर, अर्थात मिक्सर्स। प्योर में था अपना मेटल और नॉन मेटल और मेटोलाइट्स और नोबल गैस, और दूसरा था प्योर मेटल में अपना कंपाउंड था। एक तो था एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड। ये दोनों थे, दोनों ये प्योर सब्सटेंसेस है, और ये इम्प्योर था। फिर हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। फिर हमने कंपाउंड पढ़ा था। फिर हमने कुछ लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो फिजिकल चेंज में हम क्या पढ़ते थे, सिर्फ किसी वस्तु का शेप, साइज, ये सब चेंज होता है तो फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को बर्फ़ पिघल जाना एक फिजिकल चेंज है। आप कोई पेपर को लेकर 2 टुकड़े में तोड़ दिया, इसको तोड़ देंगे, फिजिकल चेंज हो जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है। हमने इसको भी शायद अंतिम में करके देख लिया था। फिर हमने केमिकल चेंज में क्या पढ़ा था, जो कोई चीज़ में अगर उसकी रासायनिक केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए तो कहलाएगा केमिकल चेंज। जैसे कि आप कार्बन को जलाएंगे, कोयले का दहन करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 ऑक्सीजन के साथ में जलाएंगे तो बनेगा CO2 प्लस हीट और लाइट निकलेगा। तो ये वाला सब्सटेंस है, अब ये दोबारा वापस नहीं आ सकता है, तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। और इसी का दूसरा नाम होता है केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन जैसे लोहे में जंग लग जाना है, केमिकल रिएक्शन है। लोहे में जंग का लग जाना एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको ये सब क्वेश्चन करा दिया था। और ये क्वेश्चन मैं बोला था को इसको, जैसे कि देखो, जैसे कोई मिश्रण होगा तो उसको भौतिक चेंज कर, उसको फिजिकल चेंज करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, मिश्रण का बनता है तो फिजिकल चेंज के परिणाम स्वरूप। जबकि कोई कंपाउंड जो बनता है केमिकल चेंज के परिणाम के स्वरूप। क्या ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप बिल्कुल कहेगा ट्रू है, क्योंकि जितने मिश्रण होता है, मिश्रण मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि चलो मैं एक मिश्रण बनाता हूँ, इसमें वाटर लिया, फिर चीनी इसमें डिजॉल्व कर दिया, घुला दिया, तो ये तो मिश्रण हो गया। लेकिन ये तो फिजिकल चेंज से बना, क्योंकि फिजिकल चेंज है। फिर हम गर्म करें तो फिर से पानी और चीनी अलग कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या हो गया, जैसे कि कोई आग थी, पेपर को जला देना, आयरन में जंग लग जाना, सब केमिकल चेंज है। तो बिल्कुल सही है। तो कोई कंपाउंड बनता है तो केमिकल चेंज से बनता है, और कोई मिश्रण बनता है तो वो फिजिकल चेंज से बनता है। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है। ये क्वेश्चन शायद हो गया था क्या, नहीं तो एक बार रिविजन कर लीजिए। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना, दूध का खट्टा हो जाना, भोजन का पक जाना, कागज़ का मोड़ना। तो ये कागज़ मोड़ेंगे तो फिर से वापस कागज़ आपका फिर कागज़ ही रहेगा, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, तो ये फिजिकल चेंज है। फिर यहाँ पर सवाल था कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज कौन है। तो तारों टिमटिमाना, लोहे पर का जंग लग जाना, तो केमिकल चेंज भाई तो लोहे पर जंग लग जाना ही होता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, केमिकल फिजिकल चेंज कौन नहीं है, तो फिजिकल चेंज कौन नहीं है, तो कागज़ का जलना ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का एक साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये चुनना है। तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलाते हैं तो एक मिश्रण बन जाता है। फिर ऑप्शन है कि मिश्रण एक निश्चित गलनांक और मिश्रण का निश्चित गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। किसी मिश्रण सी नंबर का है, किसी मिश्रण के गुण उसके व्यक्तिगत घटक से भिन्न होते हैं। ये बात गलत है।
क्योंकि आमतौर पर घटकों का देखो, जो कोई मिश्रण बनाओगे तो उसके घटक से भिन्न नहीं होगा। चलो एक मैं मिश्रण बनाता हूँ। ये आपके पास है वाटर, इसमें वाटर है, और इसमें मान लीजिए आपके पास है, मैं दूसरा पेज लेता हूँ। ये मान लीजिए कि इस बीकर में जल है और इसमें आपने डाला चीनी, ठीक। तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ, एक मिश्रण तैयार हुआ। तो क्या इनके कंपोजिशन इसके कंपोजिशन अलग है क्या? नहीं, ये भी मीठा है तो ये भी मीठा ही लगेगा। इसमें भी उसके दोनों का गुण है, इसमें चेंज नहीं हुआ। फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टी उसका चेंज नहीं होता है, तो ये बात गलत है। भिन्न नहीं होता है, सेम होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में चीनी को डालना शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है क्या? ट्रू या फॉल्स? तो ये फॉल्स है। पानी में चीनी को डालने से शुद्ध पदार्थ का उदाहरण नहीं है। पुटिंग द शुगर इन वाटर इन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? नहीं भाई, चीनी कंपाउंड है, तो कंपाउंड को एक मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं सर अगले सवाल पर। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भाई फिजिकल चेंज कितना थे? कागज के मोड़ने क्वेश्चन तो कई बार हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी डी। कहता कि अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं, जलाने पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होता है क्या? इसको बताइए। और मोमबत्ती जलता है तो क्या ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज दोनों चेंज है क्या साथ में, एक साथ में? चलो इसको एनालाइज करते हैं। मान लीजिए कि मोमबत्ती है, एक पैराफिन मोम है, ठीक है सर, और इसको कूल किया गया और कूलिंग, तो कूलिंग करने पर इतना हो गया। मोम का दहन जो होता है भाई केमिकल चेंज होता है, और मोम का पिघलना जो होता है फिजिकल चेंज होता है। तो मोमबत्ती जलता है ना, दोनों चीज़ होता है, वो पिघलता भी है और जलता भी है, दोनों होता है। तो हम बोल सकते हैं वो दोनों साथ में हो रहा है। और जो मोम उसका पिघलता है तो जो वैक्स होता है सॉलिड फॉर्म होता है, हीट देने पर वो लिक्विड फॉर्म होता है, फिर वो ठंडा होने पर कूल करने पर फिर से मोमबत्ती बन जाता है, तो फिजिकल चेंज भी है। तो हम कह सकते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर है और सॉल्यूशन है, समांगी मिश्रण का सॉल्यूशन है, ये विलयन है जो। और यहाँ पर दूसरा बात हम ये इस एक्टिविटी से हम ये समझ पा रहे हैं, यहाँ पर हम इससे ये समझ पा रहे हैं कि जितने यह एक भौतिक रूप से किसी भी अनुपात में संयुक्त दो या शुद्ध पदार्थ का एक समान मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण जो होता है एक विलयन है। कैसा विलयन है? तो एक भौतिक रूप से, एक फिजिकली रूप से किसी भी अनुपात में संयुक्त दो शुद्ध पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है। दो शुद्ध पदार्थ होंगे, उनका समान मिश्रण होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर्स, वो कहलाएंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? समांगी मिश्रण क्या होते हैं सर? एक बार दोबारा। समांगी मिश्रण कहता है कि भौतिक रूप से किसी भी अनुपात में, कोई अनुपात ले लो, चीनी अगर 1 किलो लेना है तो चीनी 1 किलो ले लो, 10 किलो पानी लेना है तो 10 किलो पानी ले लो, लेकिन दोनों शुद्ध पदार्थ होना चाहिए, शुद्ध पदार्थों का समान मिश्रण होना चाहिए, तो वो कहलाता है, वो समांगी मिश्रण कहलाएगा, या उसको विलयन भी हम कह सकते हैं। जैसे अपन इसमें शुगर लिया जो कंपाउंड है, अब इसमें पानी वाटर था, इसको मिलाएंगे तो इसकी संरचना क्या होगी? संरचना सभी जगह मिल जाएगा, समान हो जाएगा। तो जो देखो जिसे चीनी डालेंगे ना, तो पानी के हर पार्टिकल में चीनी के गुण सब में समा जाएगा। यहाँ का पानी पिएंगे तो भी मीठा लगेगा, यहाँ से पानी लेके पिएंगे तो भी मीठा लगेगा, क्योंकि उसकी संरचना होगी ऐसा हो जाएगा। तो शुगर के पार्टिकल होंगे, चीनी के कण सभी जगह चले गए हैं, और जो डॉट से दिखाया हूँ पेन से, ब्लू पेन से, ये वाला पेंसिल से, ये क्या है? पानी के पार्टिकल है, जल कण है। तो इसको हम बोलते हैं ये क्या है? मिश्रण है, या एक सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं इसको। कह रहे हैं कि भाई हम एक बात कर रहे हैं पर किसी भी विलयन को ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? कोई सॉल्यूशन है उसे हम वास्तविक विलयन क्यों कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन मतलब होता है, इसका हिंदी होता है सर, इसका हिंदी होता है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मिश्रण एक घटक इतनी अच्छी तरह से मिश्रित होते हैं कि हम शुद्ध पदार्थ या मिश्रण के बीच का अंतर नहीं पहचान सकते हैं। एक में गिलास में पानी ले लीजिएगा और एक में पानी चीनी घोल के ले लीजिएगा, और आँख से किसी से बोलिएगा देख के बता दो किस में चीनी घुला है, किस में चीनी नहीं घुला है, कोई बता ही नहीं सकता है। इसीलिए हम किसी विलयन को हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। बच्चे को क्या क्वेश्चन क्लास में याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। हम ए और बी दो मिक्सर हैं, इसको हम नहीं बता सकते हैं, अपने आँख से देखें बीच में अंतर करने में सक्षम नहीं होते हैं कि भाई कौन सा पानी वाला है, कौन सा चीनी पानी का घोल है, नहीं बता पाओगे तुम। चलो अब टॉपिक है अपना मिक्सर इज कॉल्ड
किसी मिश्रण के विलयन को क्या कहा जाता है? किसी मिश्रण को विलयन कहा जाता है क्यों? किसी मिश्रण के विलयन कहा जाता है यदि, कब कहते हैं विलयन? तो चलो, तो पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण के बारे में, होमोजीनियस मिक्सर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं? और जब भौतिक अवस्था में होते हैं एक जैसे होते हैं। अगर अपने भौतिक अवस्था में सेम सेम होगा। अगर अपने विलयन को घोला है तो इसमें पानी में अगर चीनी घोला है तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। अगर अपने पानी में अगर अपने बालू का रेत डाल दिया तो ये बालू का रेत वैसा ही फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ही होगा। यानी वो अपना सिंगल फेज में होता है, जो फेज में था वही फेज में उसका मिश्रण रहेगा। बालू डाला तो बालू वैसा ही मिश्रण रहेंगे। चीनी नमक डालना तो नमक घुल गया तो वैसा ही रहेगा। वो एक समान संरचना उसकी होती है, यूनिफॉर्म कम्पोजिशन होता है। नो विजिबल बाउंडेड सेपरेट बिटवीन द मिक्सर, मिश्रण के घटकों के बीच पृथक्करण कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है, उसको हम अलग अलग करने की कोई लिमिट नहीं होती है। चलो सर, अब क्या है, हम यह नहीं बता सकते हैं कि चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी कौन सा है और पानी कौन सा है, नहीं बता सकते हैं। चीनी आप ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखते हैं। चलो, अब आते हैं सर अपने टॉपिक पर, विलयन घटक पर। सर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन घटक क्या क्या होते हैं? तो विलयन जो बनता है दो घटक से बनता है, एक विलय से बनता है यानी सॉल्यूट, और एक बनता है विलायक यानी सॉल्वेंट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो बन जाता है विलयन। कैसे सर? सॉल्यूट क्या होता है? वो पदार्थ जो जल में घुलते हैं, जो पदार्थ विलय में घुल जाए, जो पदार्थ विलायक में घुल जाए, या जो पदार्थ जो जल में घुल जाए वो कहलाते हैं विलय। और जो किसी पदार्थ को अपने आप में घुला ले, अपने आप में उसको समा ले, उसको बोलते हैं विलायक। तो जल क्या है? सॉल्वेंट है, और नमक उसमें डालते हैं तो नमक क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। आसानी समझ जाते। चीनी और पानी को ले लो, तो चीनी जल में घुल जाता है, चीनी विलय होता है जाकर, तो चीनी क्या हो गया? सॉल्यूट। और पानी ने उसको घुलाया है तो पानी क्या हो गया? वाटर जो हो गया सॉल्वेंट हो गया। ये हो गया शुगर हो गया सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और ये हो गया सॉल्वेंट। कोई दिक्कत सर? नहीं। अब देखो सर, इसमें क्या है, इसमें एक घुलने वाला चीज़ था, इसमें एक ही घुलने वाला चीज़ था और एक ही घुलाने वाला चीज़ था, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। सर अगर उसमें दो घुलने वाला सामान होगा, अगर पानी ले लिया आपने, उसमें अपने चीनी डाल दिया, उसमें अपने नमक डाल दिया, तो दो घुलने वाला सामान हो गया और पानी घुलाने वाला सामान हो गया, तो इसमें तीन कंपोनेंट हो गए, तो बोलते हैं इसको सर टर्नरी सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं त्रिआधारी विलयन। अब देखो सर, मान लीजिए आपने चीनी ले लिया, आपने नमक ले लिया, एक और कोई सब्सटेंस घुलने वाला ले लिया, और पानी सबको तीनों घुला दिया। तीन घुलने वाले थे, एक घुलाने वाला था, टोटली चार हो गए, तो इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, यानी चतुर्थ विलयन इसको बोल सकते हैं हम लोग। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलो सर विलयन का वर्गीकरण करते हैं। सर विलयन का वर्गीकरण करेंगे हम, तो सर पहले विलायक के आधार पर, विलायक के रूप में पानी के आधार पर, यानी चीनी के आधार पर, वाटर के आधार पर करेंगे हम। तो सर देखो, अगर किसी विलयन में वाटर होगा, वाटर में कोई विलयन घुलता होगा तो वो कहेगा आइकोस सॉल्यूशन। अगर पानी में नहीं घुल रहा होगा तो कहेंगे अजलीय सॉल्यूशन या नॉन आइकोस सॉल्यूशन। आइकोस सॉल्यूशन कौन होगा सर? जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन जो बनेगा ये कहलाएगा आइकोस सॉल्यूशन, या नमक और पानी मिलाएंगे तो उसे कहलाएगा आइकोस सॉल्यूशन। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? अजलीय का, अजलीय विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा आयोडीन को पानी में नहीं घुला सकते हैं। जो टिंचर, आयोडीन का टिंचर होता है या टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, वो कभी पानी में नहीं घुलता है, वो जब भी घुलता है सर अल्कोहल में घुलता है। तो जो पानी में नहीं घुलता है उसको बोलते हैं नॉन सॉल्वेंट, नॉन आइकोस सॉल्यूशन। जो ये सब पानी में घुल जाते हैं तो इसको बोलते हैं सर आइकोस सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से कोई समस्या, डाउट, परेशानी तो बच्चे को इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर। करक निम्नलिखित में कौन सा अजलीय जलीय का उदाहरण है? अजलीय मतलब सर ये पीने वाला पानी तो पानी में घुल जाता है, ये तो पानी में घुल जाएगा सर, तो जलीय हो गया, आइकोस सॉल्यूशन हो गया। शुगर भाई पानी में घुल जाता है तो आइकोस सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी जस्ट पढ़ा था टिंचर आयोडीन जो होता है सर ये पानी में नहीं घुलता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब सर हम मिलाए गए विलायक की मात्रा के आधार पर देखेंगे तो पानी तो जो विलयन हो जाएगा दो प्रकार का होगा। ये रिस्पेक्ट में होते हैं एक दूसरे के। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास दो गिलास हैं, दोनों में वाटर मान लो समान है, दोनों में वाटर क्या है? सेम है। लेकिन इसमें मान लो आपने चीनी की मात्रा डाला 20 पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, और इसमें आपने डाल दिया चीनी के 50 पार्टिकल, इसमें 50 पार्टिकल, इसमें 20 पार्टिकल। तो कौन कॉन्सेंट्रेशन होगा? इसमें ज़्यादा विलय है तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, इसमें विलय की मात्रा कम है तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तनु विलयन आपको वही डायग्राम्स में समझा दिया, वही बात इसमें लिखा हूँ। तनु विलयन क्या रिलेटेड वर्ड है, एक दूसरे के रिलेटेड वर्ड है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा दिखा रहे हैं तो ये बी वाले में और ए वाले में कम है, तो बी वाला हो जाएगा कंसंट्रेशन विलयन और ए हो जाएगा
डाइल्यूट बिलियन, इसमें कम हो जाएगा, इसमें कम है, पानी ज़्यादा है। जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होगा तो आप समझ लेना कि ये पंचुछुर है, तनु है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम बात करेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर। अगर किसी में पानी, अगर अब जिसमें चीनी है उसमें अपने चीनी डाल दिया, अब चीनी डालने पर वो नहीं, चीनी उसमें नहीं घुल रहा है तो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। अगर मान लीजिए किसी पानी में आप चीनी डाल रहे हैं लेकिन वो और उसके पास क्षमता है कि और उस किसी की अपने आप में घुला सकता है तो वैसे को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। अब किसी में डालते हैं आप, उसकी क्षमता तक अब नहीं घुलेगा लेकिन उसमें जरूरत से और पानी उसमें और अपने विलेय पदार्थ कुछ नमक या चीनी घुलवा दिया ज़बरदस्ती तो उसको कहते हैं अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और ये हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। किसी विलयन में विशिष्ट तापमान पर, विलयन में जब किसी अधिक विलयन को आप न घुला सकते हैं तो कहलाएगा संतृप्त, मतलब संतृप्त है, पेट भर चुका है, अब वो किसी को उसमें नहीं घुला सकता है। और असंतृप्त में ऐसा घोल जिसमें विलयन निश्चित तापमान पर उससे अपने मात्रा से अधिक किसी को घुला सकता है, अपने हद से ज़्यादा कुछ कर देगा तो उसको बोलते हैं असंतृप्त। और अति संतृप्त में जब किसी विलय में किसी अधिकतम क्षमता से भी अधिक, उसकी क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा उसमें मिला दिया जाए ज़बरदस्ती तो उसको कहते हैं हम लोग असंतृप्त विलयन। ये हो गया अनसैचुरेटेड, सॉरी सुपर सैचुरेटेड, ये हो गया अनसैचुरेटेड, इसके पहले वाला था सैचुरेटेड। एक थॉट बताइए, यदि हम एक तापमान बढ़ाए बिना संतृप्त विलयन में, कोई विलयन था संतृप्त है, जितना संतृप्त मतलब जितना से घुलना था घुल गया, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, अब आप चाहते हैं कि इसमें और हम चीनी डाल दें, उसको ज़बरदस्ती घुलवाए तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि मान लो कि सीट पर गाड़ी में बैठने 3 आदमी की जगह है, 3 आदमी की जगह था इसमें, अब क्या करें, चौथा आदमी का इसमें ढुकाएंगे तो इधर से एक आदमी गिर जाएगा, या इधर से इसको ढुकाएंगे तो इधर से एक आदमी गिर जाएगा, यानी जितना जगह था उतना ही आदमी बैठेगा, तो जो बाकी जो पहले घुल गया था वो बाहर आ जाएगा। तो वही बात इसमें लिखा गया हूँ, इसमें समझाया हूँ कि जो पहले से घुल गया है वो बाहर आ जाएगा। जैसे ही हम अतिरिक्त विलय को हम घुलने का प्रयास करते हैं तो वह घुल जाएगा, लेकिन जो पहले से घुला हुआ था विलयन वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सीट तो खाली होना चाहिए, तभी तो जाके यहाँ बैठेगा ये। बात करते हैं जब निश्चित तापमान पर किसी विलयन में अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती, अब उसमें हम घुला नहीं सकते हैं विलयन में, तो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त। संतृप्त किधर है मेरा? सी। सैचुरेटेड ABCD। थोड़ा ऑप्शन उल्टा लिखेगा, ध्यान से देखने का। चलो अब बात करते हैं सर हम लोग होमोजीनियस मिक्सर के बारे में। इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप? बस पहचान कीजिए तो इसमें से कौन सा जो विलयन होगा वो होमोजीनियस होगा, यानी उसके पार्टिकल सब जगह किस होंगे। रेत और बालू का मिश्रण देखेंगे आप, लोहिया बिरादों को सल्फर को पाउडर का मिश्रण कहेंगे आप, कि पीतल को कहेंगे कि मिल कहेंगे। तो ये बिरादा वाला, इस पाउडर को जब मिश्रण कर देंगे ना तो सी सॉरी सर, हम बोझ पीतल को बोल रहे हैं क्योंकि ये समांगी मिश्रण होता है। ये तो भाई पाउडर जब मिलाओगे ना तो कहीं कहीं पर बालू ज़्यादा हो जाएगा, तो कहीं पर सल्फर पाउडर ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पर लोहे का बिरादा अधिक कम हो सकता है, लेकिन जो पीतल जो बनता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आप कभी देखते हैं ये कांसा हो गया, पीतल हो, जो भी आप देखते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, सब नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को पृथक की सीमाएँ दिखाई देती हैं? किसका जो होता है पृथक्करण दिखता होगा? नमक घोल का, चीनी और रेत का मिश्रण दिखेगा, कि चौक और पाउडर का मिश्रण दिखेगा, कि अल्कोहल और पानी का? ऑप्शन इसमें दिया है केवल एक का, 1 और 2 का, 3, 4 इसमें ऑप्शन दे दो, 3 वाला आंसर हो जाएगा 3। इन 2 और 3 सही है, 2 भी सही है सर, 2 भी सही है और 3 भी सही है, तो इसमें बोलना पड़ेगा ना 2 और 3। ये 2 और 3, 2 चीनी और रेत का मिश्रण दिख सकता है आँख से, और 3 चौक और पाउडर का मिश्रण, ये आसानी से दिख जाता है। तो आपका आंसर हो गया 3 नंबर, यानी 2 और 3 सही है, ये भी सही है, B और C दोनों सही है। मल्टीपल चॉइस था इसमें, आप 2 आंसर हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में के साथ घोल बनाएगा? घोल मतलब सर विलयन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी के साथ जल के साथ विलयन बनाएगा? कौन? जल के साथ सल्फर, जल के साथ नमक। अरे भाई नमक ही घुलेगा ना, और कोई तो घुलेगा नहीं इसमें। वह कथन चुनिए जो विलय और विलायक और विलयक के संबंध में गलत है। ऑप्शन ए, एक से अधिक विलययुक्त घोल को आसानी से बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, तो इसका डी सही है, क्योंकि संबंध में गलत चुनना है, गलत। चौथा गलत है, क्यों? क्योंकि विलय वे पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग विलायक के घोल के लिए कहते हैं। नहीं भाई, विलायक के घोल के लिए नहीं कहते, विलायक के विलयन के लिए कहते नहीं, वे तो विलय खुद घुल जाने वाले सब्सटेंस होते हैं।
टिंचर आयोडीन के घोल विलायक में विलायक होते हैं। किसके विलायक होते हैं भाई? तो आयोडीन का विलायक होता है, क्योंकि आयोडीन उसमें, टिंचर ऑफ आयोडीन के घोल में विलायक कौन है? तो विलायक उसमें कौन है? कौन घुलाएगा? अरे एल्कोहल, अरे एल्कोहल में घुलाएगा बच्चे, ये आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, इसको मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा, थोड़ा मुझसे डाउट आ रहा है। वैसे तो एल्कोहल घुलाता है ना, एल्कोहल घुला देता है आयोडीन को। इसका आंसर बी होना चाहिए। चलो इसको मैं अगले लेक्चर में, इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डाउट इसका क्लियर कर दूंगा। चलो, निम्नलिखित में कौन सा पानी के साथ हिलाने पर सही विलयन नहीं बनाएगा? एल्कोहल को, चीनी को, सैंड को। भाई सैंड जो ये है ना, विलयन नहीं बनाएगा। एल्कोहल घुल सकता है, चीनी घुल सकता है, रेत तो कभी घुलेगा नहीं। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम, अब चलो हम अगला टॉपिक शुरू हो रहा है कि विलायक जो होता है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम बांटेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएंगे, अगर मान लो सॉलिड होगा, सॉलिड में सॉलिड विलायक होगा, जैसे कि जो विलयन का नाम जो होगा सॉलिड इन सॉलिड, यानी ठोस में ठोस का विलयन कैसे, यानी मान लो कि ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें विलायक भी ठोस हो और घुलाने वाला भी ठोस हो और घुल जाने वाला भी ठोस हो। जैसे कि आप कह सकते हैं सर, इसकी एग्जाम्पल मिश्र धातु, जैसे कि आप तांबा पीतल बनाते हैं ना, पीतल बनाते हैं तो उसमें कॉपर और जिंक मिलाते हैं, तो कॉपर भी सॉलिड होता है, जिंक भी सॉलिड होता है, दोनों को पिघला के बनाता है, तो ये जो बनता है मिश्र, ये विलयन बन गया, ये विलयन बन गया। लेकिन सब दोनों के जो ये और ये मिश्र धातु के एग्जाम्पल भी होते हैं। कॉपर और जिंक को घुलाया, मिश्र धातु बना, ये मतलब मिश्र धातु के एग्जाम्पल भी हैं, तांबा पीतल, ठीक है, दोनों। तो ये क्या होगा? ठोस में ठोस का मिश्रण। और ये आपको मैं इस तरह कैसे बनता है थोड़ा इसको डिस्कस करता हूँ कि मिश्र धातु कैसे बनते हैं। जैसे कॉपर ले लिया 80% लगभग अप्रोक्सीमेट ले लिया, और जिंक ले लिया लगभग 20%, दोनों को पिघला दिया जाएगा और जो विलयन तैयार होगा, इसमें सॉल्वेंट कौन है? घुलाने वाला कौन है? कॉपर। कॉपर विलायक है जो घुला लेगा किसको? जिंक को उसमें घुला लेगा, और ये मिश्र धातु बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं पीतल बनेगा। चलो, वही बात इसमें समझा दिया हूँ। अब अपने एक पढ़ लिया था कंडीशन एग्जाम्पल का, अब पढ़ेंगे आप लिक्विड और लिक्विड का एग्जाम्पल। द्रव में द्रव का विलयन कैसा होता है? तो विलय भी लिक्विड होगा और विलायक भी लिक्विड होना चाहिए। तो ये कभी आप दांत खोरेला देखते हैं, दांत में जो खोरेला होता है उसको डॉक्टर भरते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं? वो जो बनाते हैं ना डेंटल क्लाइगम कैनाइमल गम है, CIMAL गम। ये जो दंत मिश्रण जो बनता है किस से बनाता है? मरकड़ी और उसमें सिल्वर से मिला के बनाता है, और दांत में डॉक्टर उसको भर देते हैं जहाँ पर हमारा दांत फूट जाता है, खोंडला हो जाता है वहाँ पर। तो ये कैसे का एग्जाम्पल हो गया? लिक्विड का हो गया। सर गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चलो गैस का नाम मैं मान लेता हूँ हाइड्रोजन और निकल वाला। हाइड्रोजन में निकल को जो मिलाएंगे तो ये जो विलयन भी कहलाएगा, और ये गैस में गैस का विलयन हो जाएगा। 9 है आपके पास। चौथा है सॉलिड में लिक्विड। तो सॉलिड में मान लीजिए विलायक हो जाए, और सॉलिड लिक्विड में क्या हो? लिक्विड आपका जो विलायक जो लिक्विड हो, जैसे चीनी और पानी का एग्जाम्पल, सबसे प्यारा एग्जाम्पल। ये सब सिर्फ आपको थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, याद रखना है आपको। चलो, निम्नलिखित में कौन सा ठोस गैस का एग्जाम्पल है? देखो अभी कराए थे ना, तो थोड़ा याद रखना, डी हो जाएगा। ठोस मतलब और ठोस गैस, तो गैस मतलब ठोस मतलब कपूर हो गया, और जो इसका ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, अर्थात ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब विलयन के जो गुण है बच्चा जी, हम इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर मेरा 2 यहीं फिनिश होता है। अब लेक्चर 3 में आपको हम लेकर आएंगे, यहाँ पर लेक्चर 3 यहाँ पर लेके आएंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बोलता हूँ थोड़ा रिवीजन जरूर कीजिएगा, खासकर आपको फिजिक्स में जरूर करना चाहिए। सर फिजिक्स के लेक्चर आप नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ नोट्स प्रोवाइड किए थे। बच्चे देखता हूँ जल्दी से जल्दी आपका फिजिक्स में शुरू कर दूंगा, पहले थोड़ा केमिस्ट्री को लाइन पर ला दिया जाए, उसका फिजिक्स आपको हम पढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिएगा। बहुत बहुत प्यार आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, सुस्वागतम बच्चा जी।